नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के उस संघर्ष की जो बहुत तेजी से पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। ये कहानी है ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच छिड़ी जंग की। तारीख थी 28 फरवरी 2026। इस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं। ये वो घटना थी जिसने एक अंदर ही अंदर सुलग रहे संघर्ष को एक खुली भयानक जंग में तब्दील कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई? इसकी चिंगारी भड़की एक बहुत बड़े और सुनियोजित हमले से, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। अमेरिका ने इसे नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, तो वहीं इजराइल ने कहा ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था। टॉमहॉक मिसाइलों, F-35 फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल साइट्स और मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया गया और इसी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई। इसके जवाब में ईरान ने फौरन बिना वक्त गवाए फारस की खाड़ी में मिसाइलें दाग दीं। लेकिन देखिए, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये जंग कोई अचानक से नहीं छिड़ गई। ये तो बरसों से बढ़ते तनाव का नतीजा थी। कह सकते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। इस तनाव की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। 2015 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए एक डील हुई थी, JCPOA। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया और ईरान पर फिर से पाबंदियां लगा दी। 2024 और 2025 आते आते इजराइल और ईरान के बीच सीधे सीधे मिलिट्री हमलों का दौर शुरू हो गया। और फिर वो घड़ी आई फरवरी 2026 में, जब अमेरिका ईरान न्यूक्लियर बातचीत का आखिरी दौर भी फेल हो गया और इसने जंग के लिए जमीन तैयार कर दी। तो आखिर ये बातचीत फेल क्यों हुई? असल में दोनों पक्षों की अपनी अपनी जिद थी। वॉशिंगटन चाहता था कि ईरान अपनी एनरिचमेंट फैसिलिटीज को पूरी तरह से बंद कर दे। वहीं तेहरान का कहना था कि वो इसे धीरे धीरे कम करेगा, लेकिन बदले में उसे पाबंदियों से राहत चाहिए। नतीजा, बातचीत टूट गई और कुछ ही दिनों के अंदर मिसाइलें बरसने लगीं। अब शुरुआती हमले के बाद मामला यही नहीं रुका। ये संघर्ष बहुत जल्द एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, जिसमें कई देश और कई मोर्चे खुल गए। यहाँ पर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को समझना ज़रूरी हो जाता है। ये ईरान की लीडरशिप वाला एक गठबंधन है जिसमें कई देशों की सरकारें और नॉन स्टेट ग्रुप्स शामिल हैं। ये सब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजरायली दखल का विरोध करते हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह इसका एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। और फिर तो जैसे एक के बाद एक हमलों का सिलसिला ही शुरू हो गया। देखिए कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे और ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर दिया। जवाब में इजराइल ने बेरूत पर बमबारी की। अगले ही दिन 3 मार्च को हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल दिया। ये सिलसिला 4 मार्च को भी चलता रहा और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग और भी गहरी होती चली गई। जमीन पर चल रही इस लड़ाई के साथ साथ एक और जंग लड़ी जा रही थी, एक अनदेखी जंग साइबर स्पेस में। पश्चिम समर्थक हैकर्स ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सिस्टम को टारगेट किया, तो जवाब में ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और जॉर्डन के फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमला किया। दोनों ही तरफ से एनर्जी, एविएशन और सरकारी सेवाओं को बुरी तरह से ठप कर दिया गया। अब इस जंग का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं रहा। इसका आम लोगों की जिंदगियों पर और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी के मुताबिक सिर्फ ईरान के अंदर 887 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई। ये आंकड़ा इस लड़ाई की भारी मानवीय कीमत को दिखाता है। और ये आग पड़ोसी देशों तक भी फैल गई। इजराइल के जवाबी हमलों में लेबनान के अंदर भी 52 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। तो कुल मिलाकर देखें तो ये संघर्ष एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी बनकर सामने आया। ईरान में 887 से ज्यादा लोग मारे गए, लेबनान में 52 मौतें हुईं और 154 लोग घायल हुए। इजराइल में भी 12 लोगों की जान गई और 777 घायल हुए। यहां तक कि इस जंग में 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। यहां ईरान ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक कदम उठाया। उसने हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर दिया। ये वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। और इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर तुरंत देखने को मिला। जंग से पहले जो कच्चा तेल करीब $70 प्रति बैरल था, वो बढ़कर $85 पर पहुंच गया। मतलब इस जंग ने रातों रात तेल की कीमतों में $10 से $20 का रिस्क प्रीमियम जोड़ दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, यहां से आगे क्या?
इस मोड़ पर खड़े होकर एक्सपर्ट्स इस जंग के 3 संभावित भविष्य देख रहे हैं। देखिए, यहां से 3 रास्ते निकलते हैं। पहला कि तनाव काबू में रहे, जवाबी कार्रवाइयां नपीतुली हों और तेल की कीमतों का झटका कुछ समय के लिए ही हो। दूसरा रास्ता है एक लंबी क्षेत्रीय जंग का, जिसमें ईरान लंबे समय तक हॉर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक रखे, तेल $100 के पार चला जाए और दुनिया भर में मंदी का खतरा मंडराने लगे। और तीसरा सबसे खतरनाक रास्ता है ईरान में सत्ता की अस्थिरता का, यानी तेहरान में एक पावर वैक्यूम बन जाए, जिससे भयानक अनिश्चितता फैले और शायद कोई और ज्यादा कट्टरपंथी लीडरशिप सत्ता में आ जाए। और तनाव कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ईरानी आतंकी शासन द्वारा नियुक्त हर नेता उसे खत्म करने का निशाना होगा। ये बयान साफ दिखाता है कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे ये हालात आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जैसे होर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों पर, ईरान की नई लीडरशिप के बयानों पर, अमेरिका और इजराइल के सिग्नल्स पर कि वो तनाव को किस हद तक बढ़ने देंगे, और इस पर भी कि क्या हिजबुल्लाह के अलावा ईरान के दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स भी इस जंग में एक्टिव होते हैं। तो एक तरफ सत्ता का खालीपन है, दूसरी तरफ नए नेतृत्व से जुड़े खतरे हैं, और दांव पर लगी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। ऐसे में सवाल वही है कि मध्य पूर्व का कौन सा भविष्य इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी अनिश्चितता है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे।